जय हिंद साथियों। देखिए, किसी भी परीक्षा में भूगोल की बहुत अहमियत होती है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स हो, एसएससी जैसे वनडे एग्ज़ाम्स हो या फिर सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो। भूगोल एक अहम भूमिका अदा करता है। तो भूगोल के इस महत्वपूर्ण विषय के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे अक्षांश देशांतर, और इसके माध्यम से समय और तिथि कैसे निर्धारित की जाती है, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और प्रश्न हमेशा एक दो प्रश्न इस टॉपिक से अवश्य आते हैं। किसी भी परीक्षा में आप उसके प्रश्नों के कलेवर को उठाकर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न अवश्य मिल जाएगा, कम से कम एक प्रश्न, दो तीन प्रश्न भी कभी कभी परीक्षाओं में मिल जाता है। आईएएस की परीक्षाओं में अवधारणात्मक प्रश्न आते हैं। यहाँ से अगर आपकी अवधारणा यहाँ से क्लियर नहीं है तो ये प्रश्न करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आज हम लोग अक्षांश देशांतर रेखाओं की अवधारणात्मक समझ विकसित करेंगे और उसके माध्यम से क्या क्या चीज़ निर्धारित किया जाता है उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, सबसे पहले इस पृथ्वी को ग्लोब के माध्यम से समझिए। देखिए, ग्लोब जो होता है हमारा, ये ग्लोब हमारा जो है एक प्रतिदर्श है, मॉडल है पृथ्वी का। बिल्कुल उसी तरीके से बनाई गई है ग्लोब को जिस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो ये सब हम लोग घूर्णन, जब हम लोग पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ अध्ययन करेंगे, लेकिन आज यहाँ पर हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझ लेते हैं। तो देखिए, अक्षांश रेखाएं समझें उससे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं हमारा जो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ऊपर का उत्तरी ध्रुव है, नीचे का दक्षिणी ध्रुव है। तो ये पृथ्वी हमारी ऊपर और नीचे से चिपटी हुई है। जैसे कि आप सेब देख सकते हो, सेब में किस तरीके से जो है ऊपर से और नीचे से चिपका हुआ होता है, पतला, मतलब ऊपर से दबा हुआ होता है। इसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी जियोइड है, इसलिए इसको जियोइड कहा जाता है। तो अब अगर इसकी बात करें हम अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर जो है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटीट्यूड। लैटीट्यूड को अगर समझना है तो लैट मतलब लेटना। तो पृथ्वी पर जो इस तरीके से एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो लेटी हुई हैं, लेटी हुई मतलब इस तरीके से खींची गई हैं और समानांतर खींची गई हैं पृथ्वी पर एक दूसरे के। इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, इस तरीके से आप समझिए, ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के केंद्र से, केंद्र ये पृथ्वी है, अगर ये ग्लोब है जैसे पृथ्वी का प्रतिदर्श है, अगर इस ग्लोब में हम एक छेद करें तो इसके केंद्र की तरफ चले जाएंगे। केंद्र जो कि लगभग हमारा 6000 किलोमीटर से भी अधिक गहरा है, तो जिसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो इस केंद्र से, केंद्र को आधार मानते हुए, इस केंद्र को आधार मानते हुए और ये एक ऐसा एक रेखा खींच लेते हैं जिसको ऐसे 0 डिग्री की अक्षांश रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। तो एक आधार है, इस आधार रेखा के सहारे जितने भी हम कोण बनाते हैं, तो समान कोण की बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा बनती है, समानांतर खींची जाती है, वो क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। जैसे अब ये समझ लीजिए आप, जैसे यहाँ पर हम अपना चांदा रखेंगे इसके सहारे और इसे आधार मानते हुए, फिर यहाँ पर मान लेते हैं हमने एक 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया, और इसी प्रकार से इधर भी चांदा रखते हुए 30 डिग्री का कोण बनाया। ये हमने 30 डिग्री का कोण बनाया दोनों साइड में। अब देखिए अक्षांश रेखा कैसे खींची जाएगी। अब इस 30 डिग्री के कोण पे जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ है, इस बिंदु पे हम जो है दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो ये पूरी पृथ्वी को इस तरीके से हमारी रेखा जो है समान बिंदुओं को मिलाते हुए जब खींच दी जाएगी चारों तरफ से, तो एक अक्षांश रेखा हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पृथ्वी पर जो है समान बिंदुओं को कोणीय दूरी, अब इसकी परिभाषा की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी है, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई, पृथ्वी के केंद्र का है, यहाँ से मापी गई कोणीय दूरी ही क्या है, हमारी अक्षांश रेखा है। कोणीय दूरी ही हमारी अक्षांश रेखा है। अब इसको समानांतर रेखा भी कहते हैं, इसको समानांतर रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से जो है पैरेलल खींचा जाता है, समान दूरी पर खींची जाती है। तो ये चीज़ जो है, अब इसमें अगर आप इस ग्लोब पे देखें तो आप पाएंगे
कि जो 0 डिग्री की है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर कुछ जो है महत्वपूर्ण रेखाएं हैं उनको भी समझना जरूरी है। तो 0 डिग्री की रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, या ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी वाले स्फीयर को, ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हेमिस्फीयर को, नीचे वाले गोलार्ध को क्या कहते हैं? साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हो। और अगर अक्षांश रेखा में सबसे बड़ी जो रेखा होगी वो विषुवत वृत्त या जो है भूमध्य रेखा ही होगी, इसीलिए इसको ग्रेट सर्किल कहते हैं। अक्षांश रेखाओं में सिर्फ एक ही ग्रेट सर्किल है, बृहद वृत्त है। बृहद वृत्त वो वृत्त होते हैं जो किसी भी गोलीय पिंड को 2 बराबर भागों में बांट सकती हैं, उसको क्या कहते हैं? बृहद सर्किल या ग्रेट सर्किल कहते हैं, बृहद वृत्त कहते हैं। तो सिर्फ अक्षांश रेखाओं में सिर्फ जो है विषुवत रेखा ही बृहद वृत्त। बाकी आप उत्तर दक्षिण में जाएंगे तो इनके आकार क्या होते जाएंगे? छोटे होते जाएंगे, और धीरे धीरे जब आप 90 डिग्री पर आएंगे, अब ये चांदा रख करके यहाँ एक कोण बनाएंगे तो 90 डिग्री का बनेगा, और 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो वास्तव में एक सर्किल नहीं बनेगा, क्या बनेगा? एक पॉइंट बनेगा, एक बिंदु बनेगा। तो 90 डिग्री एक जो है सर्किल नहीं है, बल्कि क्या है? बिंदु है। इसीलिए अक्षांश रेखाओं और अक्षांश में अंतर है। अक्षांश रेखाएं वे होती हैं जो 2 या 2 से अधिक समान जो है बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का तो एक ही कोण बनेगा, 90 डिग्री का एक ही कोण बनेगा, जो कि उत्तर में बनेगा और दक्षिण में बनेगा। तो इस तरीके से एक उत्तर में बनेगा, एक दक्षिण में बनेगा, तो ये पॉइंट बनेगा, बिंदु बनेगा, तो रेखा नहीं बनेगी, तो इसको सर्किल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अक्षांश, अब अगर बात करें तो 90 डिग्री ऊपर अक्षांश है और 90 डिग्री दक्षिण में अक्षांश है, तो 90 कितना हो गया? 180 अक्षांश हो गया, लेकिन 0 डिग्री भी एक अक्षांश है। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर 180 अक्षांश है, रेखाएं की बात नहीं करेंगे, अक्षांश है। हमारे लैटिट्यूड्स कितने हैं हमारी पृथ्वी पर? 181, 80 प्लस 0 डिग्री विषुवत रेखा मिला करके। तो प्रश्न यहाँ पर बनेगा पृथ्वी पर अक्षांश कितने हैं? अक्षांश, रेखाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्षांश की बात कर रहा हूँ। तो पृथ्वी पर अक्षांश कितने हैं? 181 है। और अगर रेखाओं की बात करें तो ये रेखा है नहीं 90 डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ की जो अक्षांश बिंदु है वो रेखा नहीं है, तो इसमें से 2 घटा देंगे तो बचे कितने हमारे पास? 179। तो हमारी पृथ्वी पर 179 क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। अगर रेखाओं की बात करें तो पृथ्वी पर हमारे 179 अक्षांश रेखाएं हैं, जबकि 181 क्या हैं? अक्षांश हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न यहाँ से अक्सर आते हैं और ये कन्फ्यूज होता रहता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं जो अक्षांश रेखाओं से संबंधित हैं। अब अक्षांश रेखाएं मोस्टली इससे क्या किया, हम भूगोल में इसका क्या महत्व है? देखिए भूगोल बगैर अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो है अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो अक्षांश देशांतर रेखाओं का भूगोल में सबसे जो महत्वपूर्ण जो इसका अध्ययन करने का जो कारण है, किसी पृथ्वी पर कोई स्थान को निश्चित करना, निर्धारित करना। जैसे मान लेते हैं हमारा भारत है, भारत हमारे ग्लोब पर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं मानचित्र में। तो अब ये यहाँ पर है, तो ये किसी गोले में कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर है? तो ये अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल के माध्यम से ही पता चलता है। अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल द्वारा ही ये निश्चित होता है कि जो है पृथ्वी पर कहाँ पर कौन सा स्थान या कौन सा देश निश्चित है। ये ग्रिड इस तरीके से ऐसे खींचा जाता है, और इस ग्रिड के माध्यम से अब ये मान लेते हैं कोई स्थान यहाँ पर स्थित है, तो ये पता लगा लेंगे कि ये जो है पृथ्वी पर किस अक्षांश रेखा पर, किस देशांतर रेखा पर है। और जैसा कि मैंने बताया कि विषुवत वृत्त है वो 2 भागों में हमारे पूरे गोले को बांटता है। एक आधा गोला उत्तर हो जाता है और आधा गोला दक्षिण की तरफ हो जाता है। तो उत्तर वाले गोले को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले गोले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अक्षांश रेखा जो है ये निश्चित करता है कि कोई स्थान या कोई देश जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी में या दक्षिणी में। तो इस तरीके से एक स्थान का निर्धारण किया जाता है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के अध्ययन करने का कारण है वो ये है कि इसके माध्यम से जोन्स का निर्धारण किया जाता है, कटिबंध बनाए जाते हैं। कटिबंध, पृथ्वी पर जो है कटिबंध का निर्धारण किया जाता है। खास करके जलवायु का जब हम अध्ययन करते हैं तो फिर अक्षांश रेखाओं का बहुत महत्व होता है, क्योंकि हम जब अध्ययन करेंगे पृथ्वी की गतियों में तो वहाँ देखेंगे किस तरीके से हमारे जो है सूर्य की किरणें तिरछी पहुँचती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर तमाम ताप कटिबंध पाए जाते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न ताप कटिबंध
का निर्माण होता है। तो कटिबंधों का निर्धारण भी अक्षांश रेखाओं के सहारे ही किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अक्षांश रेखाओं का यहाँ पर अध्ययन करने के लिए। अब एक चीज़ और देखते हैं, जो हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा जो है इसको बृहद सर्किल भी कहते हैं, ग्रेट सर्किल कहते हैं, बृहद वृत्त कहते हैं। अब ये पृथ्वी पर सबसे बड़े जो है सभी रेखाओं अक्षांश रेखाओं से सबसे बड़ा है। तो अब इसकी पूरी इस सर्किल की पूरी अगर बात करें, सरकमफ्रेंस की बात करें, यानी इस पृथ्वी पर अगर धागा लेकर के बीचों बीच से अगर एक धागा इस तरीके से हम चारों तरफ से बांध दें पृथ्वी को, तो इसको परिधि कहेंगे। और उस धागे की लंबाई अगर हम नाप लें तो ये धागा हमारा हो जाएगा 40,075 किलोमीटर। यानी विषुवत वृत्त का जो अक्षांशीय परिधि है वो कितना होगा, 40,075 किलोमीटर होगा। यानी पूरी पृथ्वी पर अगर हम मान लेते हैं किसी बिंदु से अगर हम विषुवत रेखा के सहारे चलना शुरू करें तो पूरा एक चक्कर लगा करके हम जहाँ पहुँचेंगे वो कितना हो जाएगा, 40,075 किलोमीटर हो जाएगा। इसी को ही कहते हैं विषुवत रेखीय परिधि या घेरा कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। और इसके अलावा दो अक्षांश रेखाओं के बीच, यानी 1 डिग्री का अक्षांश से लेकर 2 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच, यानी दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये भी प्रश्न आता है, 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और इसके अलावा अक्षांश रेखाओं में कुछ महत्वपूर्ण जो है वृत्त हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। एक तो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त जो कि एक ही है, पूरे पृथ्वी पर जो है 2 भागों में बांटने वाली अक्षांश वृत्त को क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त। ये है भूमध्य रेखा या फिर इसको विषुवत वृत्त कहते हैं। ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। और इसके अलावा उत्तर में 23.5 डिग्री एक रेखा है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या कहते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं अंग्रेजी में। और दक्षिण में इसी सेम जो है दूरी पर 23.5 डिग्री के अक्षांश रेखा पर जो एक रेखा है उसको कहते हैं मकर रेखा। तो ये ध्यान रखना, मकर रेखा। हमारा सूर्य इन्हीं दोनों रेखाओं तक जो है सीधा आता है, मतलब यहीं तक रहता है सूर्य। और इसके अलावा दक्षिण में ही 66.5 डिग्री का एक वृत्त है, जो है 66.5 डिग्री का एक वृत्त है जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं दक्षिण में, ठीक है। और उत्तर में एक वृत्त है 66.5 डिग्री का जिसको क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, ठीक है। तो उत्तर में 66.5 डिग्री को आर्कटिक, दक्षिण में 66.5 को अंटार्कटिक। और जो पॉइंट है यहाँ पर उत्तर में 90 डिग्री और दक्षिण में 90 डिग्री के पॉइंट को उत्तर में क्या कहते हैं, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। दोनों को 90 डिग्री को ध्रुव कहते हैं, उत्तर में उत्तरी और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। ये हमारा किस में काम आएगा, आगे जब हम ताप कटिबंध का अध्ययन करेंगे, हवाओं का अध्ययन करेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी पृथ्वी पर जो है कुछ महत्वपूर्ण वृत्त हैं, अक्षांशीय वृत्त हैं, उनका हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया, समझा इसको। अब देखिए देशांतर रेखाओं को समझ लेते हैं। देशांतर रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं एक्चुअली क्या हैं, इस पृथ्वी पर जो है ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो कि उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखा कहलाती है। अब ये एक ही दोनों ध्रुवों पर एक जगह मिलेंगी, दोनों ध्रुवों पर एक जगह इस तरीके से मिलेंगी, आप इस तरीके से। तो ये चूँकि एक ही बिंदु पर मिलती हैं जा करके उत्तर और दक्षिण में। देखो यहाँ पर ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब ये मान लेते हैं एक मानक रेखा है देशांतर, फिर यहाँ से एक रेखा खींची जाएगी इस तरीके से और दूसरी ये खींची जाएगी इस तरीके से, यानी कि ध्रुवों पर ये रेखाएं क्या करती हैं, जा करके आपस में मिल जाती हैं। तो इसलिए देशांतर रेखाओं के लिए एक प्रश्न बनेगा, ये याम्योत्तर भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, याम्योत्तर। याम्योत्तर भी इनको कहते हैं, या फिर इन्हें मेरिडियन कहते हैं, इंग्लिश में मेरिडियंस कहते हैं इनको। ये सब मेरिडियंस हैं, सब याम्योत्तर हैं। और ये पृथ्वी को समान बराबर भागों में, हर प्रत्येक याम्योत्तर जो है पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती हैं। जैसे आप सेब को ले लीजिए और उत्तर दक्षिण यानी ऊपर नीचे जहाँ से सेब जिस पॉइंट से लगा हुआ था वृक्ष में,
वहाँ से और जो उसके नीचे तली है और काटते जाएं बराबर भागों में, तो फिर शेप बराबर आधे आधे भागों में बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से पृथ्वी को भी अगर यहाँ से काट दें, काटते रहेंगे एक देशांतर से उसके पीछे वाले देशांतर के दूरी तक, तो पृथ्वी हमारी दो भिन्न भिन्न भागों में बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए ये चूँकि हर देशांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए प्रत्येक देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी पर क्या है, ग्रेट सर्किल है। क्या है, ग्रेट सर्किल है प्रत्येक देशांतर रेखा। और लेकिन अक्षांश रेखा में क्या थी, सिर्फ विषुवत रेखा ग्रेट सर्किल। सिर्फ अक्षांश रेखा में एक ही बृहद वृत्त होती है और देशांतर रेखाएं सभी बृहद वृत्त होती हैं, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। अब बात करेंगे कि कितनी देशांतर रेखाएं हैं। अब ये एक तो 0 डिग्री को हमने मान लिया मानक यामोत्तर रेखा, स्टैंडर्ड जो है ये प्राइम स्टैंडर्ड लाइन है, प्राइम स्टैंडर्ड लाइन 0 डिग्री को मान लिया। अब इसके पूरब चलेंगे या इसके पश्चिम चलेंगे, ईस्ट जाओ या वेस्ट जाओ 0 डिग्री के, तो 180 डिग्री इधर होगी और 180 डिग्री की देशांतर रेखाएं इधर होंगी। तो अब कोई भी गोले का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। गोले का कोण क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। इसी तरीके से हमारी पृथ्वी पर कुल देशांतर कितनी है, 360 डिग्री हैं। तो अब इसको जो है 360 डिग्री, अब यहीं से देशांतर रेखाओं का सबसे जो महत्वपूर्ण वर्क होता है वो क्या होता है, समय निर्धारण का। इस पृथ्वी पर समय निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व इस तरीके से जो है अपने धुरी पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व ऐसे इस तरीके से पश्चिम से पूर्व घूमती है। और चूंकि 360 डिग्री का हमारा पूरा जो है इस पर देशांतर रेखाएं हैं, तो हमारी पृथ्वी लगभग इसकी जो स्पीड है वो उसके हिसाब से ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है। 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, मतलब एक चक्कर के घूर्णन कर लेती है, अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है 24 घंटे में। तो चूँकि अब समय कैसे निर्धारित करेंगे, देखिए यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो ये समझ लीजिए कंसेप्ट, तो प्रश्न जो है आपके बेकार नहीं होंगे, सही कर लेंगे, अच्छा करेंगे। तो 24 घंटे में घूमती है और 360 डिग्री का हमारा ये पूरा वृत्त है। तो इस तरीके से जो है 15 डिग्री देशांतर जो है हमारी पृथ्वी 1 घंटे में घूम जाती है। एक आवर में 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर तक हमारी पृथ्वी घूम जाती है। यानी अगर बात करें तो हमारी पृथ्वी को कुल 24 टाइम जोन्स में बांटा गया। कितनी टाइम जोन्स में, 24 टाइम जोन्स में, जिसमें 1 घंटे का टाइम जोन जो है 15 डिग्री देशांतर तक का जो दूरी होती है, 15 डिग्री देशांतर होता है, वो 1 घंटे का टाइम जोन के बराबर माना जाता है। और अगर इसको 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर के बीच की जो समय में अंतर होता है वो लगभग 4 मिनट का होता है। अब इसको कैसे निकालेंगे, 15 डिग्री तो ये हो गया और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 से इसको भाग देंगे तो 15 चौको 60, तो इस तरीके से ये 4 मिनट हो जाएगा। यानी 4 मिनट में हमारी पृथ्वी जो है 1 देशांतर घूम जाती है। 4 मिनट में हमारी पृथ्वी कितनी देशांतर घूम जाती है, 1 देशांतर घूम जाती है। तो यहाँ से अगर अब प्रश्न बनता है तो इसको आप आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये हमारी इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच जो है देशांतर रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच मध्याह्न भी कहते हैं, या इसको प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। प्राइम मेरिडियन लाइन, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन, या फिर इसे जो है ग्रीनविच, एक इंग्लैंड में एक स्थान है ग्रीनविच, वहाँ पर जो है चूँकि उस समय साम्राज्यवादी देश हुआ करते थे पूरी दुनिया के, जो है पश्चिमी देश जो है वो पूरे दुनिया पर राज करना चाहते थे, तो सब साम्राज्यवादी देशों ने मिल करके अपने जो है 0 डिग्री को कहाँ से मान लिया, इंग्लैंड से मान लिया, और इंग्लैंड का उस समय वर्चस्व था ही पूरी दुनिया में। तो यहाँ से ही पूरे टाइम को निर्धारित किया जाता है, मतलब अगर इसीलिए इसको कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। GMT से अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो जो है समय क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटता चला जाएगा, माइनस में होगा। तो ये ध्यान रखना है हमको। GMT से पूरब की तरफ, पूरब हमारा इस तरफ है, GMT से पूरब की तरफ आएंगे तो समय में वृद्धि होगी, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय में कमी आएगी, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से प्रश्न हल हो जाएंगे। और कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी आते हैं कि जो GMT है वो GMT जो है यानी 0 डिग्री की रेखा कहाँ से किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो ये मुख्य रूप से 8 देशों से होकर के गुजरती है। आप देख लीजिए मानचित्र में, एक है सबसे पहले इंग्लैंड है, फिर इंग्लैंड के बाद में फ्रांस है, फिर उसके नीचे स्पेन है, स्पेन के बाद फिर अफ्रीका की कंट्रीज शुरू
जाते हैं। अल्जीरिया के बाद माली के बाद फिर बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो, फिर जो है टोगो है और घाना है। दोनों टोगो और घाना इस तरीके से आप मानचित्र में देख सकते हैं कि दोनों में जो है दोनों को डिवाइड करती है, अगल बगल में है दोनों देश। तो इस तरीके से टोगो और घाना से भी गुजरती है, फिर उसके नीचे वो अंटार्कटिका महाद्वीप में प्रवेश कर जाती है। तो देशों की अगर बात करें तो 8 देशों से हमारा GMT होकर गुजरती है। ये प्रश्न भी आता है, प्रश्न आ जाएगा, इन 8 देशों को आपको याद रखना है। तो प्रश्न पूछ लेगा निम्न में से किस देश से जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है या मानक समय रेखा है वो नहीं गुजरती है। तो ये ध्यान रखना, 8 देशों को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अगर भारत की बात करें तो हर देश जो है अपना एक मानक समय रेखा निर्धारित करता है। हर देश अपना एक मानक समय रेखा निर्धारित करता है। अगर भारत की हम बात करें तो एक नक्शा हम भारत का बनाते हैं, रफली मानचित्र बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा जो है भारत का मानचित्र है, ठीक है। अब देखते हैं भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा IST है, भारतीय मानक समय रेखा है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जो इसको 82.5 डिग्री का माना गया है। कितना माना गया है? 82.5 डिग्री का, 82 डिग्री 30 मिनट। देखिए यहाँ पर डिग्री, मिनट और सेकंड मान लेते हैं, इसको आगे सेकंड में भी लिख दें तो इस तरीके से सेकंड को 2 हाइजन से लिखा जाता है, 1 हाइजन से जो है मिनट को लिखा जाता है। तो ये कितना है, भारत में जो IST है, भारत का मानक समय रेखा, उस 82.5 डिग्री माना गया है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये पूरब में है तो पूर्वी देशांतर से होकर के जो रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री, उसे जो है भारत का मानक समय रेखा माना गया है। यहीं से जो है समय का निर्धारण होता है। ये बिल्कुल लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो क्योंकि जो है हमारी हमारे भारत जो है पूर्व से पश्चिम तक जो है लगभग 2 घंटे का समय का अंतर आता है, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक। तो इसलिए जो है इस समय की विसंगति को दूर करने के लिए IST खींचा गया है। तो ये अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि IST भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहला तो हमारा जो है उत्तर प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पर जो है आपका उत्तर प्रदेश के बाद में जो है एक राज्य मध्य प्रदेश है। देखो बिहार से नहीं गुजरती है, यहाँ ये जो है IST बिहार से नहीं गुजरती है, बिहार यहाँ बगल में है। उत्तर प्रदेश हो गया, ये UP हो गया, फिर MP से गुजरती है और थोड़ा सा फिर इसके छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो MP हो गया, UP, MP, छत्तीसगढ़, और उसके बाद में जो है आपका चौथा राज्य है वो उड़ीसा हो गया। क्या है? उड़ीसा। और 5वां आपका आंध्र प्रदेश है। तो इस तरीके से 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से हमारा जो है IST गुजरती है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कभी कभी। और एक प्रश्न आता है कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा और 0 डिग्री की देशांतर रेखा, यानी कि विषुवत रेखा और GMT, ये दोनों कहाँ पर क्रॉस करते हैं? तो ये क्रॉस करते हैं अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पर मानचित्र में, ये अटलांटिक महासागर में एक खाड़ी है, गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी पर जो है GMT और विषुवत रेखा दोनों मिलती हैं। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कभी कभी। तो इस तरीके से अब यहाँ पर अगर प्रश्न आता है, एक प्रश्न जो है हल कीजिए, या जो है मैं देता हूँ, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर, जो कि भारतीय मानक समय याम्योत्तर यानी IST पर मध्याह्न के 12 बजे हैं। कितने बजे हैं? मध्याह्न है यानी 12 बजे हैं। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा ये कह रहा है। यानी 82.5 डिग्री याम्योत्तर है, यानी ये क्या है? 12 बज रहा है। यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है? 12 बज रहा है। तो 120 डिग्री ईस्ट में, पूर्वी देशांतर में कितना समय होगा, इसे आपको हल करना है। अब हल कैसे करना है? तो हल ऐसे ही करना है कि जो है आपको ये ध्यान रखना है कि 15 देशांतर में कितने समय का अंतर आता है? 1 घंटे का। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको हल करना है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है या पश्चिमी गोलार्ध है, वेस्ट है या ईस्ट है। देखो ईस्ट की तरफ समय बढ़ जाता है और वेस्ट की तरफ समय घटता जाता है। यानी 82.5 से पूरब की तरफ जाएंगे तो यहाँ 12 बज रहा है, तो समय यहाँ पर ऊपर जाएगा, 1, 2, 3 बजेंगे दोपहर के,
यानी यहाँ समय आगे बीत चुका है, क्योंकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, इसलिए वहाँ पर पहले दोपहर हो चुका होगा, 12 पहले बज चुके होंगे। और इसके पश्चिम में जाएंगे तो अभी वहाँ पर समय पीछे चल रहा है। तो ये ध्यान रखना, इसको ध्यान रखते हुए ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, इसको आप हल कीजिए। और तो ये यहाँ पर जो है हमने क्या क्या समझा, अक्षांश और देशांतर और इनके माध्यम से समय का निर्धारण कैसे करते हैं। अब दूसरी बात जो आती है इसमें, देशांतर के माध्यम से तिथि का निर्धारण किया जाता है। देखिए हमारी पृथ्वी पर जो है 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा खींची गई है, 0 डिग्री की ये जो अक्षांश रेखा खींची गई है, जो कि ग्रीनविच रेखा भी कही जाती है, इसके पीछे अगर हम ये मान लेते हैं हमारी जो है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, जो कि इंग्लैंड से यहाँ से गुजरती है, तो इसके पीछे जस्ट जो है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ये प्रशांत महासागर है, तो इस प्रशांत महासागर पे इसके पीछे 180 डिग्री की एक देशांतर रेखा और गुजरती है। 180 डिग्री की इस देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसको, यानी 0 डिग्री से समय निर्धारित होता है और 180 डिग्री से दिनांक तारीख का निर्धारण करते हैं। तो अब इसमें देखिए ये सबसे मेन चीज़ ये है कि अब तारीख तो किसी भी समय तो एक कंटिनेंट पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक देश में जो है या किसी जो है दूसरे एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पर जो है एक ही देश में अलग अलग दिन नहीं हो सकते हैं। जैसे भारत है, अब भारत में मान लो चाहे आप अरुणाचल प्रदेश चले जाओ चाहे गुजरात चले जाओ, दिन तो एक ही होगा, सोमवार होगा या मंगलवार होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब जो हमारा आइडियल खींचा गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो खींची गई है समुद्र में, तो यहाँ पर कुछ द्वीपीय देश भी हैं। अगर ये सीधे खींची जाती तो यहाँ पर आप देखिए जो है जो साइबेरिया वाला है भारत, वो साइबेरिया का जो क्षेत्र है, जो एशिया वाला भाग जो साइबेरिया का है, तो अगर यहाँ से ऐसे खींचते तो इसके पूर्व साइड में दिन कुछ होगा, पश्चिम साइड में दिन कुछ होता, तो एक ही जो है देश में अलग अलग दिन हो जाते। तो इसलिए क्या किया गया है, यहाँ पर देशांतर रेखा में 180 डिग्री की देशांतर रेखा में यहाँ पर 8 बार इसको मोड़ा गया है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो आइडियल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको कितनी बार मोड़ा गया है, 8 बार। और क्यों मोड़ा गया है, क्योंकि एक ही देश में जो दिन है वो अलग अलग ना हो, समान दिन रहे, इसलिए उसको मोड़ा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये अलास्का है और ये आपका जो साइबेरिया वाला हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ से मोड़ दिया गया है। और ये किस महासागर से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है हमारी जो है प्रशांत महासागर से। अगर पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ, अब इसमें देखो इधर तो हो गया पश्चिम और इधर हो गया पूरब, इसमें इधर हो गया पश्चिम इधर हो गया पूरब, जो हमारा 180 डिग्री का है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो उसमें एक दिन कम हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पूरब से पश्चिम आएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। वो कारण क्या है, उसका उल्टा है। जो समय था, समय में हमने देखा था कि पूरब की तरफ जाते हैं तो जो है समय बढ़ता जाता है और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय घटता जाता है, लेकिन इसमें इसका उल्टा होता है। इसमें क्योंकि ये वाला इसका जो पश्चिमी भाग है वो जीएमटी का पूर्वी भाग होता है और पूर्वी भाग में समय बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन से अगर पश्चिम की तरफ आप आते हैं तो समय में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी तारीख में वृद्धि, वो दिन में वृद्धि होती है। जैसे अगर इस डेट लाइन के आप जो है पूरब में चले जाओगे, पूरब में जाओगे तो एक दिन कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर सोमवार है तो आपको एक जो है इधर अगर मान लेते हैं इस डेट लाइन के अगर पश्चिम साइड में सोमवार है तो यहाँ पर क्या होगा, रविवार हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा, रविवार हो जाएगा और इधर सोमवार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और कुछ प्रश्न बनते हैं आपके जो है ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास हमारा क्या है, देखो ये पृथ्वी है और यहाँ से लेकर के इस पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, व्यास का मतलब हो गया ये पूरा, यहाँ से ये ध्रुव है, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव। उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव को अगर बाहर जाएंगे तो ये परिधि हो जाएगी और इसके अंदर से घुसेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इसके अंदर से घुसेंगे तो ये व्यास हो जाएगा। तो ये व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर
उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का क्या है, ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास है, डायमीटर है। और इसी प्रकार से विषुवत रेखीय व्यास, चूँकि पृथ्वी हमारी उत्तर दक्षिण चिपटी हुई है, तो जो विषुवत रेखीय व्यास है वो ज़्यादा होगा ध्रुवीय व्यास की अपेक्षा। तो ये होगा आपका 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर क्या होगा, ये विषुवत रेखीय व्यास होगा। यानी विषुवत रेखा की किसी भी पॉइंट से आप अगर बीच से अंदर से प्रवेश करोगे और इसके दूसरे साइड में निकल जाओगे इधर से प्रवेश करके, तो ये क्या कहलाता है, भूमध्य रेखीय व्यास या फिर विषुवत रेखीय व्यास। तो ये कितना है, 12,756, ये 12,714, कुछ कमी है क्योंकि पृथ्वी हमारी उत्तर और दक्षिण की तरफ से चिपटी हुई है इसलिए, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अध्ययन किया अक्षांश देशांतर रेखा और इसके माध्यम से कैसे समय और स्थान का निर्धारण करते हैं और तिथि का निर्धारण करते हैं। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे जिसमें हम लोग पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की गतियों में हम लोग बाकायदा सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, किस तरीके से जो है दिन और रात होते हैं और ऋतुओं में कैसे परिवर्तन होता है, वो सब हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से अगर ये वीडियो सीरीज़ हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को लाइक करते चलिए, और अगर नए आप व्यूअर्स हैं यूट्यूब पर तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारा एक नया चैनल है NCERT विथ राजेंद्र सर, जिसमें हम NCERT के बहुत सारे पहलुओं को कवर करते हैं, तो वहाँ पर भी जा करके आप विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।